गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एजुकेशनल लीडरशिप, शैक्षिक नेतृत्व। पिछले टॉपिक मैंने आपको बताया था कि नेतृत्व क्या है। तो नेतृत्व को आप अगर स्पष्ट समझ गए होंगे तो आप इस टॉपिक को समझने में थोड़ा आसानी आपको होगी। कल मैंने बताया था नेतृत्व वह व्यक्ति है जो समूह को आगे ले जाने की प्रेरणा देता है। और शिक्षा के क्षेत्र में जब कोई व्यक्ति अग्रसर हो, आगे ले जाने की क्षमता रखता हो, पथ प्रदर्शक हो, वो इसके अंदर एक आदर्श हो और उसको जब समूह फॉलो करता है, उसके पीछे चलने की कोशिश करता है और उसके द्वारा अपने शिक्षा संबंधी उद्देश्यों की प्राप्ति करता है, उसे हम शैक्षिक नेतृत्व की संज्ञा देते हैं। तो इसी संदर्भ में परिभाषा लेते हैं। परिभाषा लेते हैं। किम्बल यंग ने कहा था कि शैक्षिक नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसमें अनुयायी इच्छापूर्वक दूसरे का नियंत्रण तथा निर्देशन स्वीकार करता है। तो दूसरे का नियंत्रण से क्या तात्पर्य है? शैक्षिक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति। क्लियर है? यानी जो पिछले टॉपिक क्या था, नेता, लीडर, यानी दूसरे का नियंत्रण, शैक्षिक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति मतलब वह समूह जिसमें इच्छा पूर्वक दूसरे का नियंत्रण तथा निर्देशन स्वीकार करता है। मतलब ऐसा समूह जो अपने आदर्श जिसको मानता है, नेतृत्व करने वाला व्यक्ति इच्छा पूर्वक यानी अपने इच्छा अनुसार दूसरा व्यक्ति या पूरा समूह उस व्यक्ति के नियंत्रण में रहे और उसके निर्देशों का पालन करे, उसको हम शैक्षिक नेतृत्व की संज्ञा प्रदान करते हैं। यानी शैक्षिक नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसमें अनुयायी इच्छापूर्वक दूसरे का नियंत्रण तथा निर्देशन स्वीकार करता है। यह किम्बल महोदय ने कहा था। स्पष्ट हो गया कि शैक्षिक नेतृत्व क्या है। तो आइए इसी संदर्भ में समझते हैं कि इसके कार्य क्या हैं। क्या है? कार्य। तो हेडिंग आपकी आएगी कार्य यानी फंक्शन। कार्य। तो पहला कार्य आएगा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति। पहला पॉइंट है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति। अर्थात नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हमारे शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कराने की क्षमता रखता हो, उसके अंदर ये गुण मौजूद हों। दूसरा पॉइंट शैक्षिक नियोजन। तो शैक्षिक नियोजन से तात्पर्य यहां पे यह है कि जो शिक्षा संबंधित जो भी चीजें हैं, जो भी आयोजन हैं, जो समूह को ले जाते हैं, ले जाने की प्रक्रिया हो, उन सबका समायोजन करे, नियोजन करे, एक युक्ति के द्वारा नियोजन कार्यों को सुचारू रूप से चलाने की प्रक्रिया को बनाए, उसको हम शैक्षिक नियोजन कहते हैं। नेक्स्ट है शैक्षिक क्रियाओं का प्रशासन। तीसरा है शैक्षिक क्रियाओं का प्रशासन। तो शैक्षिक क्रियाओं के प्रशासन से क्या तात्पर्य है? इसमें जो हमारा प्रबंध तंत्र है यानी शासन क्षेत्र, अर्थात प्रबंधन, प्राचार्य, शिक्षक, कर्मचारी इत्यादि। यानी शैक्षिक क्रियाओं का प्रशासन से तात्पर्य है कि शैक्षिक प्रबंधन जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है, उनको प्रबंधन की भी आवश्यकता पड़ती है, प्रचार की भी आवश्यकता पड़ती है, शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है और कर्मचारी की भी आवश्यकता पड़ती है। इन सबका समायोजन करना, नियंत्रण करना, किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सके, किस प्रकार से इनको निर्देशन करना, यह शैक्षिक नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। ठीक है। और चौथा पॉइंट है संसाधनों का उपयोग, अर्थात
विद्यालय में जो भी संसाधन हमारे पास हैं उनका किस प्रकार से हम उपयोग कर सकें, किस प्रकार से हमें निर्देशित किया जा सके, यह सब निर्देशन, ये सब परामर्श, ये जो चीज़ें हैं वह शैक्षिक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति प्रदान करता है। पांचवा है संगठन को बनाना। तो ये विद्यालय प्रबंधन में मुख्य बात है संगठन को बनाना, क्योंकि अगर किसी कार्य को हमें जिस उद्देश्य की प्राप्ति करनी है और अगर हमारे पास उचित संगठन नहीं है तो हमें उन उद्देश्यों की प्राप्ति ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगी और हम उसमें कामयाब नहीं हो सकते हैं। आइए अगला पॉइंट लेते हैं। अगला छठा पॉइंट है निर्णय लेना। जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है उसको निर्णय लेना होता है। सही या गलत का जो फैसला होता है वो नेतृत्व करने वाला ही व्यक्ति लेता है, क्योंकि वो जो फैसले लेता है उसको उस समूह को मानना पड़ता है। तो अगर फैसले अच्छे हैं तो उद्देश्यों की प्राप्ति ठीक प्रकार से हो गई, अगर फैसले ठीक से नहीं लिए गए, कहीं ना कहीं गलत है, तो हमें उन उद्देश्यों की प्राप्ति ठीक से नहीं हो पाती है। सातवां पॉइंट है प्रवेश की योजना। तो किसी भी विद्यालय में जो विद्यालय है वो अग्रसर क्यों है? क्योंकि अगर उसमें छात्र नहीं होंगे तो शिक्षा प्रक्रिया चरमरा जाएगी, क्योंकि उसी से है। तो हमें जो प्रवेश की योजना है उसमें हमें इन व्यक्तियों को ऐसे जगहों पे बैठाना होगा जो आने वाले अभिभावक हैं, जो बच्चे हैं, उनको मोटिवेट कर सके, उनके विषय के विषय में बता सके कि आगे चल के उन किन किन विषयों का चयन करें, किस प्रकार से चयन करें जो उनके भविष्य के लिए सही नियम हों। अगला पॉइंट हो नियम का पालन। तो किसी भी चीज में अगर हमको नियम का पालन नहीं आता, नियम के पालन से मतलब है अनुशासन, अगर हम अनुशासन रहित नियमों के अनुसार अगर नहीं चलते हैं तो हमें किसी भी कार्य में, शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, किसी भी कार्य में हमें उपलब्धि प्राप्त नहीं हो पाती है। और लास्ट पॉइंट आपका आएगा मूल्यांकन। तो ये जो है ये एक रिजल्ट प्राप्त कराता है। ये रिजल्ट क्या होता है? दिखता भी है, सापेक्ष भी होता है और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से मिलकर मूल्यांकन होता है कि विद्यालय यानी जिस चीज को हम आगे ले गए हैं, शिक्षा के उद्देश्यों के लिए ले गए हैं, प्रबंधन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लिए गए हैं, तो उसमें हमें किस प्रकार से प्राप्ति हो पाई है, नहीं हो पाई है, क्या क्या कमी रह गई है, किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति किस कारणों से नहीं हो पाई है, यह मूल्यांकन के द्वारा हमें प्राप्त होता है। यानी उसके द्वारा हमें ज्ञान होता है, ज्ञात हो जाता है कि हमें किन किन चीज़ों में हमारी कमी रह गई है। तो ये जो भी प्रक्रिया है वो शैक्षिक नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के अंदर होना आवश्यक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।